नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो श्रृंखला भाग 64 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक हम 63 भाग ला चुके हैं और उनमें सब में कुल 2700 प्रश्न करवा चुके हैं साथियों, और आज 30 प्रश्न लाए हैं। तो वीडियो समाप्त होने तक हमारे कुल आज प्रश्न हो जाएंगे 2730। ये वीडियो श्रृंखला इसी तरह से दिन प्रतिदिन प्रगति करती रहेगी। यदि आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो कृपया देख लीजिए, फ़ायदा ही पहुंचेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम तो आ ही रहा है और बाकी मास्टर कैडर की तैयारी है साथियों। तो चलते हैं, प्रश्नमाला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आसान प्रश्न बोलूँगा, जुलाई 2016 में आ चुका है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन, मुबारक, बेनी परवीन या राम सिंह? बताएं साथियों, किस कवि की रचना है? क्या लगता है साथियों, क्या आएगा 61वें प्रश्न का उत्तर? जी बहुत सही साथियों, रसलीन। शाबाश। आगे चलते हैं। तो साथियों, आपने रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है, या यूँ बोले कि इनका जन्म काल के अनुसार, यानी कि पहला जन्म किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, इस तरह से ये क्रम आपने स्थापित करना है। जुलाई 2016 में प्रश्न आ चुका। तो साथियों बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी, कौन सा सही लग रहा है? भूषण आएगा सबसे पहले, सेनापति आएगा सबसे पहले, केशवदास आएंगे सबसे पहले, या फिर सेनापति आएंगे सबसे पहले? तो साथियों बताएं, चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है? बताएं साथियों, क्या आएगा इसका सही उत्तर? जी साथियों, बिल्कुल सही। तो साथियों सी विकल्प जो चुन रहे हैं, तीसरा विकल्प, वेरी गुड, वो सही है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। केशवदास 1555 में इनका जन्म हुआ है। सेनापति 1589 में इनका जन्म हुआ है। चिंतामणि इसका बताए हैं पहले भी, 1609 के करीब। और भूषण इनका 1613 के करीब। ठीक है, तो ये क्रम बनता है साथियों, याद रखना है आपने। आगे साथियों, एक तरफ है पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ है रचनाकारों के नाम। बताइए क्या सही आएगा साथियों? कूट जल्दी से देख लीजिए, उत्तर जल्दी से बता दीजिए, उत्तर क्या होगा साथियों? ए बी सी डी बताना चाहते हैं ऐसे बता दीजिए, कोड बताना चाहते हैं कोड बता दीजिए, क्या आएगा जो आपको सरल लगे। और साथियों यह भी बता दें कि यह प्रश्न आदिकाल से आ गया है, बीच में रीतिकाल से नहीं है हालांकि ये प्रश्न, लेकिन आदिकाल का प्रश्न है। चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी आए, करने में मतलब होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जिनका जो उत्तर आ रहा है साथियों, ए विकल्प जिन्होंने चुना है, यानी 2142, प्रबंध चिंतामणि आ जाएगा। जैनाचार्य मेरुतंग, रणमल छंद सभी जानते हैं श्रीधर की है। जयचंद प्रकाश, ये भट्ट केदार, और जयमंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि, यानी ए विकल्प जिन्होंने चुना। शाबाश। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी साथियों बहुत आसान कहूँगा, ऐसे प्रश्नों में साथियों मज़ा आता है। ठीक है, जब भी कोई रचनाकार याद करना है, खासकर उनका जन्म काल, तो अवश्य याद करें। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? भिखारीदास, चिंतामणि, देव, महाराज जसवंत सिंह, जे आएगा। चिंतामणि, देव, भिखारीदास, महाराज जसवंत सिंह, बी ऑप्शन जे आएगा। सी आएगा क्या? महाराज जसवंत सिंह, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, या डी ऑप्शन चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव, भिखारीदास? क्या लगता है साथियों, ABCD में से कौन सा सही लग रहा है आपको? तो अभी आप ये प्रश्न हल करिए साथियों, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गिनती भूल गया हूँ शायद, क्योंकि 66वें से पहले जो 65वां प्रश्न है वो नहीं लाया हूँ।
फिर उससे पहले आप 63वां भी देख रहे होंगे, 62 और है ना 63वां कहाँ गया। तो साथ ही वो थोड़ा सा पब्लिकेशन में थोड़ी मिस्टेक थी वहाँ, इसलिए मैं प्रश्न नहीं लाया हूँ। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हल करें जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो वो प्रश्न मैं इसलिए नहीं ला पाया हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी कठिनाई थी, और दूसरा वो छपा भी सही ढंग से नहीं था। ठीक है, तो ये प्रश्न सही है। बताएं साथियों, ABCD में से कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा क्रम? बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सा आएगा सही? जी साथियों, बिल्कुल डी ऑप्शन आएगा साथियों। ठीक है, चिंतामणि अभी बताया मैंने। ठीक है, 1609, चिंतामणि का 1609 आ जाएगा साथियों। ठीक है, फिर उसके उपरांत महाराज जसवंत सिंह, इसका 1626 के करीब माना जाता है जन्म इनका। आगे है देव 1673, और भिखारी दास का मैंने कल ही बताया था, चीख चीख कर, माफ़ करिए 1700, मतलब 1700 ऐसा नहीं बोलते, 1721। ठीक है, तो ये ईस्वी सन के अनुसार इनका जन्म काल हो गया साथियों। अगले प्रश्न पे चलते, डी ऑप्शन वाले शाबाश। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, ये प्रश्न ध्यान से करिए। देखें, नेट जनवरी 2017 में प्रश्न आ चुका है, ये नेट जनवरी 2017 में प्रश्न आ चुका है। लिखन बैठी जाकी सभी, गाही गाही गर्भ गरूर, बहे न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ बताना है। ए ऑप्शन चित्र यानी नायिका के समान, बी काल्पनिक चित्र, सी आदर्श चित्र, डी मनोनुकूल चित्र। मनोनुकूल मतलब मन के अनुसार चित्र। बताइए किस प्रकार का चित्र सभी शब्द का अर्थ है इस दोहे में, और यह दोहा बिहारी का है साथियों। ठीक है, बताएं साथियों क्या लगता है, जनवरी 2017 में प्रश्न आ चुका है ये। बताएं साथियों क्या लगता है, लिखन बैठी जाकी सभी, गह गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चेतेरे क्रूर कूर। सभी शब्द का क्या अर्थ होगा? क्या लगता है साथियों, क्या आएगा? 67वां प्रश्न है। तो जिनका उत्तर साथियों यहाँ पर है ए चित्र यानी नायिका के समान। ठीक है, नायिका के समान आएगा सभी शब्द का अर्थ। ओके, जो इस कविता में आया था, लिखन बैठी जाकी सभी। ठीक है, सभी मतलब चित्र। तो अभी इसका अर्थ भी बता देते हैं दोहे का। तो साथियों इस दोहे का जो अर्थ है वो है कि कवि इसमें कहना चाहते, बिहारी दास इसमें कहना चाहते हैं कि अपूर्व सुंदरी नायिका की सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए ना जाने कितने गर्वीले और अहंकारी चित्रकार आए। गर्वीले मतलब गर्व करने वाले अपने आप पर, अहंकारी चित्रकार आए। किसके लिए आए? सुंदरी नायिका की सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए। तो कोई ऐसी स्त्री है जिसका सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए ऐसे चित्रकार आए, परंतु सब मूर्ख या असफल सिद्ध हुए। भाव यह है कि इस रमणी, मतलब सुंदर स्त्री को कहा जाता है रमणी, भाव यह है कि इस रमणी की सुंदरता की छवि पल पल बदलती रहती है। अतः चित्रकार चित्र बनाकर जैसे ही चित्र और उस सुंदरी का मिलान करता है उसे भिन्नता दिखाई देती है। मतलब चित्र तो बना देते हैं चित्रकार, और जब मिलान होता है चित्र और उस सुंदरी की सुंदरता से, तब उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। अतः उसका महान चित्रकार होने का गर्व और अहंकार चूर हो जाता है। तो जहाँ पर सभी शब्द आया था उसका मतलब होता है चित्र, नायिका का चित्र। ठीक है, तो साथियों ये रहा इसका अर्थ, हमने बता दिया। ठीक है, कई बार पंक्तियाँ आसान होती हैं तो उसका अर्थ आप खुद भी ढूंढने का प्रयास करें। इसका थोड़ा कठिन था इसलिए बताएं। आसानी में जब कोई पंक्ति आती है तो हाँ हम कह देते हैं कि इसका भावार्थ बिल्कुल हम उसी वक्त समझा देते हैं। इसका थोड़ा स्पष्ट रूप से समझाना था, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आपने जरूर ले लेना है साथियों। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये बिहारी का दोहा है, बिहारी सस्ते में लिखा है उन्होंने। ठीक है, और आगे चलते साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन लाइक जरूर करके जाना। आगे चलते साथियों, गीति संग्रह रचनाकार हैं। जनवरी 2017 ये प्रश्न आ चुका है। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र, रसनिधि, रसिक, गोविंद या श्रीपति। बताएं क्या लगता है आपको?
क्या उत्तर आएगा साथियों इस प्रश्न का? गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताएं। सुरती मिश्र, रसनीति, रसिक गोविंद या श्रीपति? बताएं साथियों, क्या आएगा साथियों? जी साथियों, तो गीति संग्रह का जो बता रहे हैं ऑप्शन सी, रसिक गोविंद की रचना है यह। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न नेट जनवरी 2017 में आ चुका है। प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? तो साथी बताएं। तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास या प्राणचंद चौहान? बताएं साथियों, क्या लगता है इस प्रश्न के उत्तर में कौन सा विकल्प आपको चुनना चाहिए? नेट जनवरी 2017 में प्रश्न आ चुका है। क्या आएगा? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास या प्राणचंद चौहान? 69वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा साथियों आपके अनुसार? राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? अभी गारी मतलब गाली। अभी ये भी बता देते हैं, कहीं को नहीं पता होगा गारी गीत क्या होता है। तो गाली, ठीक है, गाली गीत एक प्रकार से ये रिश्तेदारों को गालियाँ निकालते हैं तभी, ठीक है, इस तरह का गीत, गाली वाला गीत, ठीक है, गारी होता है मिथिला में। मिथिला मतलब मैथिली, सुना होगा ना। बताएं साथियों, क्या लगता है इसका उत्तर? जी साथियों, इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी हमारे पास, विकल्प सी तीसरा जिन्होंने चुना है, शाबाश, केशवदास ने गवाया। आगे चलते हैं साथियों। 70वां प्रश्न है, जुलाई 2018 में प्रश्न यह आ चुका है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, मतलब आगे का पंक्ति आपने पूर्ण करनी है। कौन से पंक्ति आएगी आगे पूर्ण करें इस वाक्य को? पहले वाक्य पढ़ लें, घाई ना करें, मतलब जल्दी ना करें। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, ऑप्शन ए, चरमोत्कर्ष का युग है, बी, उत्थान का युग है, सी, विस्तार का युग है, या डी, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। साथियों बताएं। बहुत आसान प्रश्न बोलूँगा, जिसने भी रीतिकाल की संज्ञा या रीतिकाल को पढ़ा है, अगर देखा जाए तो साथियों रीतिवद्ध काव्य जिसमें मतलब माफ करिए, लाक्षणिकता की बात हुई, काव्यांग विवेचन, सर्वांग निरूपण की बात हुई है, तो वहीं पर अगर काव्य की दृष्टि से देखें तो वो ज़्यादा उत्कृष्टतम काव्य नहीं उसमें रचा गया है ना। तो बिल्कुल साथियों डी आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। एक प्रकार का पतन ही कह सकते हैं, मुगलों का भी पतन हुआ इसमें, और कहीं ना कहीं काव्य तो उत्कृष्टतम नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ बिहारी दर से कुछ कवि रहे हैं जिनका काव्य उत्कृष्टतम था, लेकिन सभी का नहीं था। तो चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास एवं पतन का युग है। अगर हम काव्य की दृष्टि से देखें उसकी बात नहीं यहाँ पर हो रही है, बात किसकी हो रही है? राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल जो था उस वक्त रीतिकाल ही तो चल रहा था। तो मुगलों का जो समय उस दौरान चल रहा था, जैसे औरंगजेब के बाद के आने वाले जितने भी शासन थे वो ज़्यादा विलासी थे, ठीक है, जहाँ इधर उधर भटकने वाले थे, कह सकते हैं विलासिता, विलासपूर्ण जीवन उन्होंने जिया है, इसके कारण उनका पतन हुआ, ठीक है। तो चरमोत्कर्ष तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद उसका ह्रास मतलब पतन, ठीक है, यही हो गया डी ऑप्शन वाले शाबाश। साथियों आगे चलते हैं। 71वां प्रश्न साथियों, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कहूँगा, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें। पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद हम प्रश्न कईयों के लिए नया होगा जी। कवि ठाकुर कवि ना, रीतिमुक्त कवि है ना, उनके बारे में ये प्रश्न। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? फिर से पढ़ लेते हैं। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन यानी कड़वे वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? क्या कहा वो देख लेते हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरीबे में नेकू जेना मुरके, नीत देन वारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विरुद्ध हैं स्नेही सांचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दामाद हैं अदनिया ससुर के, चौजन के चौजी महा मैजिन के महाराज,
हम कविराज हैं पै चकर चतुर के। तो साथियों किस के लिए, किस राजा के लिए जिन्होंने कटु शब्द कहे हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि किस राजा ने कटु शब्द कहे थे ठाकुर को, फिर ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाली थी। ठीक है, और फिर ये पंक्ति उस राजा के उत्तर में कही थी ठाकुर ने। तो किसके लिए? ऑप्शन है ए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, अगला है जगत सिंह, सी है राजा परिषद, डी है महाराज उदित नारायण सिंह। ये साथी बताएं। तो किस राजा ने कटु वचन कहे और उसके बदले में ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाली और फिर ये कहा कि हम तो भैया सिपाही हैं, सेवक हैं राजपूत लोगों के, उनके लिए सब कुछ करेंगे, बताएं। तो साथियों इसका उत्तर, कईयों को ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा भी लगा होगा और कठिन भी तो है ही, लेकिन हम उत्तर बताते हैं साथियों। बिल्कुल ए ऑप्शन आएगा साथियों, ए ऑप्शन हिम्मत बहादुर। ठीक है, अनूप गिरी अर्थात हिम्मत बहादुर के लिए ये पंक्तियाँ कही थी उस राजा के लिए, और राजा ने, हिम्मत बहादुर राजा ने, जिसे अनूप गिरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये पंक्तियाँ, मतलब कहने का तात्पर्य है कटु वचन कहे थे ठाकुर को, लेकिन उसके बदले में पंक्तियाँ ये ठाकुर ने कही थी उस राजा को, मतलब अनूप गिरी, या फिर उसको उर्फ हिम्मत बहादुर को कह सकते हैं। और यही हिम्मत बहादुर पद्माकर के आश्रयदाता भी रह चुके हैं साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखें, यहाँ पर एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनका प्रतिपाद्य, मतलब उनका विषय वस्तु क्या है साथियों, यह बताना है। ठीक है, यह भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं साथियों इस तरह के। ठीक है, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार नहीं दिए गए हैं, दूसरी तरफ बताए गए हैं सिर्फ उनमें वर्ण्य विषय। वर्ण्य विषय मतलब उनमें है क्या। नेट जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है। शिवराज भूषण इसमें क्या है, शत्र प्रकाश इसमें क्या है, विरह वारिश इसमें क्या है, काव्य निर्णय इसमें क्या है। एक भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको एक भी मिलान चिन्ह मिल जाता है तो पूरा का पूरा उत्तर सही हो सकता है। ध्यान से करिए, क्या लगता है साथियों। दूसरी तरफ है सर्वांग निरूपण, दूसरा विकल्प है रीति स्वच्छंद वृत्ति, तीसरा है जीवन चरित, और चौथा है अलंकार निरूपण, और पांचवा है रस निरूपण। बताएं। सर्वांग निरूपण मतलब सभी अंगों का विवरण जहाँ पर दिया जाता है काव्य के। अलंकार निरूपण जिसमें सिर्फ अलंकार की ही बात हो। रीति स्वच्छंद वृत्ति मतलब ये जो बोले कि एक प्रकार की रोमांटिसिज्म की धारा जिसमें झलकी हो साथियों। बताएं क्या लगता है, कौन सा सही विकल्प आप चुन रहे हैं यहाँ पर। पहले शिवराज भूषण, सीधा उत्तर भी बता सकते हैं ABCD, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा। ये साथियों शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, आगे सत्र प्रकाश। क्या लगता है जल्दी से बताएं, मैं सीधा उत्तर बताने वाला हूँ अभी, फिर कूट आप देखते रहना खुद। जी साथियों सी ऑप्शन जो चुन रहे हैं, ठीक है, सी ऑप्शन वाले शाबाश। तो जैसे कि पता ही आपको शिवराज भूषण अलंकार निरूपण का ग्रंथ है, अलंकार की उसमें बात ज़्यादा हुई है। फिर उसके बाद शत्र प्रकाश है, शत्र प्रकाश में जीवन चरित है। ठीक है, आगे मतलब किसी की गाथा है उसमें आगे चलते हैं विरह वारिश में, तो उसमें साथियों रीति स्वच्छंद वृत्ति है। ठीक है, रोमांटिसिज्म या जिसमें छंदावाद की वृत्ति उसमें देखने को मिलती है। आगे है काव्य निर्णय। ठीक है, काव्य निर्णय में सर्वांग निरूपण देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी इसी तरह से, एक तरफ रचनाकार है और दूसरी तरफ रचनाएं हैं साथियों। बताएं। रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज और रस पीयूष निधि, एक तरफ रचनाएं हैं दूसरी तरफ रचनाकार। मतिराम, कविंद्र, सोमनाथ, भिखारीदास, श्रीपति। बताएं किसकी कौन सी पुस्तक है, यहाँ पर सही कोट क्या हो सकता है साथियों। जल्दी बताएं।
तो क्या लगता है साथियों, क्या आएगा? तो साथियों ध्यान से करना है इस प्रश्न को। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कईयों के लिए टफ हो सकता है। यह प्रश्न की संख्या जो है वो है 74, तो याद रखिए। और अभी मैं जो कूट बताने वाला हूँ साथियों वो आएगा बी सही। ठीक है, बी सही है जिन्होंने चुना है। रसराज, रसराज का, माफ़ करिए रस सागर है, रसराज तो मतीराम की है, रस सागर। ठीक है, इसका 5वां आ जाएगा, श्रीपति की पुस्तक है। आगे है रस चंद्रोदय। ठीक है, इसका सामने कविंद्र की रचना है। आगे है रसराज। रसराज बताइए आपको, ये मतीराम की पुस्तक है। चुन लिया है आपने, शाबाश। और उसके पश्चात हमारे पास विकल्प बचता है, ये है हमारे पास रस पीयूष निधि, ये सोमनाथ की पुस्तक है, यानी तीन। तो डी का 3 आ गया। 5 2 1 3 जो विकल्प बता रहे हैं बहुत सही, ये बी वाले ऑप्शन वाले बहुत सही साथियों। आगे है रीति मुक्त कविता की विशेषता बतानी है। नेट जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है। 72वां प्रश्न हमने नहीं लाया आपके सामने। आप बोलेंगे कि संख्या हम भूल गए, ऐसा कतई भी नहीं है। प्रश्न वो थोड़ी उसमें मिस्टेक थी इसलिए नहीं लाए हैं। नेट जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है। ये रीति मुक्त कविता की विशेषताएं। साथियों आपको पता ही रीति मुक्त धारा क्या थी। ठीक है, रीतिशाली से मुक्त थी ये। बताएं इसकी क्या विशेषताएं थी। रीति मुक्त कवि तो पढ़े ही होंगे, तो अभी विशेषताएं भी आपने पढ़ी होंगी। कौन सा कोट सही लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब पहला पढ़ लेते हैं। पहले जो तर्क पढ़ लेते हैं, विशेषताएं पढ़ लेते हैं कौन सी हैं। पहला, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। दूसरा, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। तीसरा, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। और चौथा, अभिव्यंजना में यह अविधा मूलक है। तो क्या लगता है साथियों, कोट क्या आएगा? 1 2 3, या बी ऑप्शन 1 2 4, या सी ऑप्शन 2 3 4, या डी ऑप्शन 2 और 4? क्या लगता है आपको? जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है। आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह बिल्कुल सही है साथियों। आगे हमारे पास आ जाएगा, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, बिल्कुल, यह भी बिल्कुल सही है साथियों। तीसरा, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा विकल्प, अभिव्यंजना में यह अविधा मूलक है, यह गलत है साथियों, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारे पास विकल्प जो है बिल्कुल सही आएगा ए। पहला, दूसरा, तीसरा जिन्होंने उत्तर दिया ए विकल्प बहुत सही। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जरा ध्यान से करिए इसको। हय रथ पालकी गेंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, देव, कुलपति मिश्र या पद्माकर? बताएं साथियों, क्या उत्तर आएगा इसका? माफ करिए, हाथ मैंने पढ़ दिया, इसको हय है। हय रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, देव, कुलपति मिश्र या पद्माकर? नेट नवंबर 2017 में आ चुकी है। तो बताएं साथियों, क्या ये पंक्ति किसकी है? मतीराम, देव, कुलपति मिश्र या पद्माकर? क्या लगता है? तो साथियों सही उत्तर आएगा डी ऑप्शन, ये पद्माकर की पंक्ति है। और जयपुर के राजा जगत सिंह के लिए ये पंक्ति लिखी थी। अपने परिचय में उन्होंने अपना परिचय दिया था इन्होंने इस पंक्ति में। ठीक है, अपने लिए लिखी थी और लिख कर दी थी जगत सिंह को। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है साथियों यहाँ पर पुस्तकों को रचनाकारों के साथ। साथियों चंडी चरित्र किसकी है? पता है आपको। द्रोण पर्व, संग्राम सा भी कहा जाता है इस पुस्तक को, किसकी है? सुजान चरित, हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, सब पता है आपको साथियों। सुमेलित करें रचनाकारों के साथ। रचनाकार कुलपति मिश्र, राम सिंह, गोविंद सिंह और सुधन या पद्माकर? बताएं साथियों 78वें प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है? जल्दी बताएं, क्या लगता है सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही साथी, डी ऑप्शन आएगा, बहुत सही, डी ऑप्शन वाले चांदी चरित्र यानी गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी की द्रोण पर संग्राम सर जो है, संग्राम शाह जो है वो कुलपति मिश्र की है। सुजान चरित्र साथियों ये शोधन की है, और हिम्मत बहादुर बुरदावली जी पद्मा करके हैं। ये क्रम आएगा 3, 1, 4, 5। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। यह भी कोड वाला प्रश्न है, जल्दी से करिए इस प्रश्न को भी। 79वां प्रश्न है, क्या आएगा? प्रेम वाटिका, कवित रत्नाकर, रस रत्नाकर, तिलक शतक, माफ करिए तिल शतक। और साथियों इधर रचनाएं हैं तो दूसरी तरफ रचनाकार हैं, सुमेलित करें। दूसरी तरफ रचनाकार जो है रसखान, सेनापति, पुहकर, कवि, मुबारक और कादी। क्या लगता है क्या आएगा इसका? जल्दी से सुमेलित करें। ABCD में से कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही होगा? ये प्रेम वाटिका जी साथियों, जी बिल्कुल मालूम है आपको। क्या आएगा जी साथियों? तीसरा विकल्प जो चुन रहे हैं हमारे साथी, बहुत सही साथियों, यही आने वाला है। क्यों ऐसे आने वाला है बता देते हैं, क्योंकि प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की ही है, कवित रत्नाकर ये और सेनापति की है, रस रत्नाकर ये पोहकर की है, और तिल शतक यह है मुबारक की है। बिल्कुल सामने ही है, उसके उत्तर सी विकल्प बिल्कुल सही आएगा। नवंबर 2017 में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिए, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपने पढ़ रखा हो, मतलब आता हो आपको इसका उत्तर। नेट नवंबर 2017 में प्रश्न आ चुका है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है क्या है? उनके अनुसार रामचंद्रिका क्या है? जो केशवदास की पुस्तक है, क्या है ये? असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह है, सी विकल्प है हमारे पास छंदों का अजायब घर, और डी है अलंकार मंजूषा। बताएं सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है असाधारण काव्य, माफ करें असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह है, छंदों का अजायब घर, जा अलंकार मंजूषा। क्या लगता है साथी? जी साथियों, ये है फुटकर कविताओं का संग्रह। आगे चलते हैं, हमारा नेट नवंबर 2017 में जो प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न 81वां, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, क्या है? रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति यानी विशेषता क्या है? पहला विकल्प है सहानुभूति और स्वच्छंदता। दूसरा अलंकार, माफ करें अलंकृति। सी विरोध वैचित्र, या डी विरहातिरेक। बताएं साथियों, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, रीतिमुक्त कविता की जो प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? सबको मालूम है साथियों, क्या आएगा ABCD में से? बहुत आसान प्रश्न बोलूँगा ये। कहीं ना कहीं ये सभी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हैं सभी, लेकिन प्रमुख बतानी है आपने। प्रमुख क्या है? अभी हाल ही में प्रश्न होकर गया है, वहाँ मैंने कितना बोला है। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन वाले जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, स्वानुभूति और स्वच्छंदता। आगे साथियों जो प्रश्न है ये ध्यान से करना है आपने, ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है। सीख सिखाई ना मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परिजय बानी अरि नित नीर भरी गगरी डरकावे। इस सवया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अनुराग यानी प्रेम, क्रोध, उपालंब मतलब उल्हाना एक प्रकार से आ सकता है, या ईर्ष्या। बताएं 82वां।
सीख सिखाई ना मानती, मतलब सिखाया बहुत लेकिन सीख कर भी मानती नहीं है। बर ही बस संग सखीन की आवे। आगे खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे। चोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कहीं कौन सवाद ही पावे। मतलब सिखाया बहुत लेकिन वो मानती नहीं है, और जब भी आती है तो अपने पति के संग आती है। बर संग सखीन के आवे, ठीक है, तो अपने बर के साथ आती है। अभी उसका जो सखा है, मतलब सखी जो है उसकी, वो उसका पति बन चुका है, इस तरह से कह रही है। उनकी सखी, नायिका की जो सखी है, ये ऐसा कह रही है। क्या भाव क्या प्रकट हो रहा है, अभी थोड़ा मैंने तो बता दिया जितना मैं बता सकता हूँ, बताने के तो अधिक बता सकता हूँ साथी, लेकिन क्या है कि उसका उत्तर पता चल जाएगा। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं पंक्ति फिर से पढ़ सकता हूँ ऊँची ऊँची आवाज़ से। सीख सिखाई ना मानती है, बर ही बस संग सखीन के आवे। खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे। छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवाद ही पावे। कौन परी यह वानी अरी, नित नीर भरी गगरी डरकावे। क्या लगता है? पानी से भरी हुई घगरी भी वो टकरा रही है और बातें भी सुना रही है। क्या भाव आपको लगता है यहाँ पर कि इस सवैया में झलक रहा है? नवंबर 2017 में प्रश्न आ चुका है साथियों। तो साथियों इसमें जो भाव है वो है उपालम। उपालम यानी उल्हाना, ताना देना। उल्हाना मतलब ताना देना। तो सखी जो है, नायिका की सखी काफ़ी दिनों के बाद मिली है नायिका से, और सखी जो है उल्हाना दे रही है कि तुम जब भी आती हो अपने पति के साथ आती हो, जो भी हमने अपनी मित्रता कायम करी थी उसको तुम भूल चुकी हो। मित्रता क्या होती है, जो हमने सिखाया था तुमको, बिना काम क्या करती रहती हो, व्यर्थ में ही ऐसे ही जीवन व्यतीत करे जा रही हो, है ना, मेरा साथ छोड़ चुकी हो। वो पानी भरने के लिए नायिका आई हुई है, नल पर भी आ सकती है, नल पर तो नहीं, नल तो नहीं हुआ करते थे, मतलब कुएं की स्थिति है। और एक और बात कि यह पंक्ति जो है वो प्रताप शाही की है। प्रताप शाही की स्वया छंद में है। स्वया छंद में जब पंक्तियाँ हैं, एक और बात बता सकते हैं, उनकी पुस्तक व्यंग्यार्थ कौमुदी, क्या है, व्यंग्यार्थ कौमुदी में ये पंक्तियाँ हैं। इसमें उपालम भाव छिपा हुआ है। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न नेट नवंबर 2018 में आ चुका है। पीर भरो जिय धीर धरहे नाही, कैसे रहे जल जाल के बंधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनोस्थिति का संकेत किया गया है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, नवंबर 2018 में प्रश्न आ चुका है। दोबारा से पंक्तियां पढ़िए। पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल में बंधे। तो इन पंक्तियों में किस मन स्थिति का, स्त्री की किस मानसिक स्थिति का संकेत मिलता है? दुखातिरेक है, मतलब दुख बहुत ज़्यादा है। बी में दुख का कम होना, सी में पीड़ा में आनंद की अनुभूति, और डी में है पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। क्या होगा साथियों, बताएं साथियों। और ये बिहारी का दोहा है, यह भी अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी ये नहीं पूछा जाता नेट की परीक्षा में किसकी पंक्ति, सामान्य प्रश्नों में नहीं, सामान्य प्रश्नों में तो नहीं, मतलब कूट के द्वारा पूछ लिया जाता है कि हाँ सम्मिलित करिए किसकी क्या पंक्ति है, लेकिन इस तरह से कोई प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं जय पंक्ति किसकी है। अभी इस तरह से भाव पूछ लिया जाता है, रस पूछ लिया जाता है, अलंकार पूछ लिया जाता है। तो मतलब भाव तो बहुत ज़्यादा, कभी काव्य गुण पूछ लिया जाता है, कभी काव्य दोष पूछ लिया जाता है, तो मतलब हाई लेवल का प्रश्न होता है वहाँ पर। तो बताएं साथियों, ये बिहारी दास की पंक्ति बता दिया मैंने। पीर भरो जी, अभी थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं यदि आपको पता नहीं चल रहा है इसमें। मतलब जी मतलब हृदय, ठीक है, पीर मतलब पीड़। पीड़ जो है हृदय में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भर गई है पीड़ा, और उसका जितना भी हम धैर्य रखें उसको धारण नहीं कर सकते। मतलब कहते ना लोग कि हाँ पेशेंस रखो, पीड़ा है तो फिर थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो, आप उस पीड़ा से निकल जाएंगे, है ना।
इस तरह की पंक्ति है। तो अगली पंक्ति, कैसे रहे जल जाल के बंधे। तो मतलब ये स्थिति तो ऐसी है कि जैसे वो जाल होता है ना मछली पकड़ने वाला, उसमें जैसे पानी सुरक्षित नहीं रह सकता, पानी एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, मतलब जाल पानी पकड़ ही नहीं सकता है। तो वैसी स्थिति होती है हमारे हृदय में, अगर वो पीड़ा है उसमें तो हम व्यथित ही रहेंगे, हम चिंतित ही रहेंगे पीड़ा के कारण। क्या लगता है? अभी मैंने अर्थ तो बताया गया। ए ऑप्शन वेरी गुड साथियों, दुखातिरेक मतलब बहुत ज़्यादा दुख। ठीक है, मन स्थिति क्या है? बहुत ज़्यादा दुख, बिहारी का दोहा। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न 84वां प्रश्न है, और प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं इसको सरल मार्ग से अटेम्प्ट करने का। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा। फिर से पद्माकर की पंक्ति है ये, कब पढ़ी, कहाँ पढ़ी? तो भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा। कवित छंद में यह कविता पढ़ी। तो ऑप्शन भी साथ में बता देता हूँ, हो सकता है आपको उत्तर पता हो। जी हाँ, पंक्तियाँ हैं, मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसा गयो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ा वेगो, बांका नृप दौलत अलिजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फरिंगल दुबावेगो, दिल्ली दुपट पटना हो को झपट करी, कहूँ लता कलकत्ता को उड़ावेगो। मतलब बहुत सारे जगहों का नाम भी जहाँ पर आ गया है। यदि आप ध्यान से पढ़ें पंक्ति को तो यहीं पर उत्तर भी है। बता ही दिया है। चलो बताएं साथियों जल्दी से, ABCD में से कौन सा लगता है कि किस राजा के दरबार में यह पंक्ति पढ़ी थी पद्माकर ने। और यह पंक्ति इसलिए पढ़ी थी क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का प्रभाव उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और उसी बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करवाया था उस राजा को। तो बताएं साथियों क्या उत्तर आएगा। अनूप गिरी, दौलत राम सिंधिया, रघुनाथ राव और जगत सिंह। और ये चारों ही साथियों पद्माकर के आश्रयदाता रह चुके हैं, मतलब इन सभी के अधीन पद्माकर कवि कार्य कर चुके हैं, लेखन कार्य कर चुके हैं कवि के रूप में। तो मैं वीडियो भी बनाया हूँ एक, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी जितने भी रीतिकालीन कवि हैं साथियों उन सब के आश्रयदाताओं के बारे में मैंने बताया है उसमें। ठीक है, वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 7 या 8 मिनट का लेंथ का वीडियो है, अवश्य देखिए, मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, ऐसे ही मिल जाएगा, खोजिए वहाँ जाकर, ज़रूर देखिए साथियों। तो बी ऑप्शन आएगा साथियों बिल्कुल, जहाँ देखिए दौलत शब्द आ गया है। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। आगे चलते हैं साथियों। ऐसे जब बड़े प्रश्न आते हैं साथियों कई बार उत्तर उसी पंक्ति में हो जाता है, उन्हीं पंक्तियों में होता है, हम डर जाते हैं बड़े प्रश्न को देखकर। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। यह प्रश्न उसी भांति यदि हम आपने पिछली क्लास लगाई हो उसमें पूछा गया थी नक्शिक रचना किसने नहीं लिखी है। तो जहाँ प्रश्न है सतसई की रचना किसने नहीं की, यहाँ पर राम सहाय, मतीराम, अमीर दास या चिंतामणि। बताएं साथियों क्या लगता है 50वें प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। सभी रीतिबद्ध कवि हैं और हमारी वीडियो आ रही है साथियों एक, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रीतिबद्ध कवियों की रचनाएं और उसमें क्या वर्ण विषय है वो लेकर आ रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लगभग 50 मिनट का, कुछ भी छूटेगा नहीं उसमें। तो साथियों डी ऑप्शन जो बता रहे हैं, डी ऑप्शन ठीक है, बहुत सही। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, बाकी सभी ने सतसई नाम की रचना की है। ठीक है, आगे चलते हैं। 86वां प्रश्न साथियों ध्यान से करिए, नेट दिसंबर 2018 में प्रश्न आ चुका है। 86वां प्रश्न है साथियों, अभी पुस्तकों को आपने सही लगाना है, कौन सी से पहली आएगी ABCD में से आपको क्या लगता है बताएं साथियों।
क्या लगता है साथियों, क्या उत्तर आएगा आपके अनुसार? मैंने पहले बताया हुआ है कि यदि आपको रचना काल का जन्म पता है तब आप ये भी अनुमानित कर सकते हैं वहाँ पर। अभी देखिए, काव्य निर्णय ये किसकी पुस्तक है? भिखारी दास की। उसका जन्म काल क्या था भिखारी दास का? 1721। आगे देखिए दूसरा विकल्प, देखिए भाव विलास, ये किसकी है? ये देव की पुस्तक है। और जो समय है देव का वो 1673 के आसपास माना जाता है ना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो देखिए आगे है भाव विलास, सी विकल्प भी वही है। तो आगे हमारे पास अगर डी विकल्प है रस रहस्य। ठीक है, रस रहस्य। तो अगर हम बात करें रस रहस्य की, तो ये पुस्तक साथियों है कुलपति मिश्र की। कुलपति मिश्र का अभी मुझे एग्जैक्ट तो डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये देव और भिखारी दास से पहले ही जन्मे हैं। ठीक है, जन्म लिया है इन्होंने पहले ही, तो रस रहस्य पहले आ जाएगा। और मेरे ख्याल से इनका जन्म 1640 के आसपास होना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है, मतलब 5-10 साल का, लेकिन जो पहले हुए। तो इसलिए हमारा जो विकल्प है 86 का वो आ जाएगा सही साथियों, डी। ठीक है, रहस्य। फिर उसके बाद भावविलास है, काव्य निर्णय है, फिर जगत विनोद पता ही है सबको, भावविलास देव, काव्य निर्णय जो भिखारी दास, और फिर जगत विनोद पद्मावरण की है, माफ करिए पद्माकर के साथियों। डी विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। आगे चलते हैं, अगला कूट वाला प्रश्न है, तो कूट भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। हमारा प्रश्न है साथियों ये अगला, देखिए रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं, वीर काव्य भी रचा गया है साथियों, नीति काव्य भी रचा गया है रीतिकाल में, तो याद रखना ये वाली बात भी। ठीक है, तो रीतिकाल की वीर काव्य की विशेषताएं, पहला, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। बी, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। सी, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। जड 4, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो बताएं साथियों कौन सा कोड सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ए बी सी डी में से क्या लगता है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, दूसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है? क्या लगता है साथियों आपको? रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। रीतिकाल का वीर काव्य बिल्कुल सही साथी, क्योंकि रीतिकाल तो अभी हुआ है। आदिकाल में जो वीर काव्य है वो अभी भी, जैसे खुमान रासो उदाहरण के रूप में, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये 17वीं शताब्दी के हुए हैं खुमान रासो, तो वो अलग बात है। ठीक है, खुमान राजा 17वीं, मतलब कह सकते हैं कि वो अधिक प्रमाणिक नहीं है आदिकाल का। जो रीतिकाल के जो वीर काव्य है वो अधिक प्रमाणिक है रासो काव्य के। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। और दूसरा देख लेते हैं, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, यह भी सही है साथियों। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, सी नहीं होगा, माफ़ करें हमारे पास हाँ सी नहीं होगा साथियों, ये वाला चमत्कारिक वर्णन ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे हमारे पास है चौथा, देखिए किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। उस वक्त अंग्रेज तो भारत में थे ही रीतिकाल के वक्त, तो बिल्कुल हुआ है साथियों। तो पहला, दूसरा, चौथा, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न, और देखिए ध्यान से इसको, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परित गांठी दुर्जन हिये दुई दुई जह रीति। बताएं साथियों, ध्यान से देखिए साथियों इस प्रश्न को। ये जो पंक्तियां हैं, जो दोहा है, बिहारी का दोहा है साथियों, इसके संबंध में कथन जो सही है वो हमने कूट के रूप में चुना है। पहला कथन है, इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। दूसरा है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। तीसरा है, इसमें असंगति अलंकार है। चौथा, इसमें विभावना अलंकार है। तो बताना है साथियों क्या सही होगा इसमें उत्तर। बिहारी का दोहा है ये। क्या लगता है साथियों?
जी साथियों, जी बिल्कुल, बिहारी का ये दोहा है, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठी दुर्जन हे दिए नहीं यह रीति। क्या उत्तर आएगा जी साथियों, बताएं। तो साथियों इसमें जो दूसरा है, देखिए इसमें प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा इसमें असंगति अलंकार है, यानी बी ऑप्शन जिन्होंने चुना है वो बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। और ये बिहारी का दोहा है, दृग उर्जत टूटत कुटुम, और इसका अर्थ क्या है वो भी देख लेते हैं। और इसका अर्थ है कि प्रेम की रीति जो है वो बहुत अनूठी है, इसमें उलझते तो नयन हैं पर परिवार टूट जाते हैं। ये तो सत्य है, जैसे कि आप मौजूदा स्थिति में देखते ही हैं। प्रेम की यह रीति नई है, इससे चतुर प्रेमियों के चित्त तो जुड़ जाते हैं पर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। तो यही पर यहाँ पर बिहारी कहना चाहते हैं अपने इस दोहे में। और असंगति अलंकार है इसमें, ठीक है। असंगत जैसा कुछ है कि कुछ भी जुड़ नहीं पा रहा है अपने आप में, सब कुछ असंगत लग रहा है, इस यहाँ पर असंगति अलंकार। और दूसरी बात यह है कि इस यहाँ पर प्रेमी प्रेमिकाओं के स्वाभाविक चित्रण का वर्णन है, ठीक है। और साथियों हमसे एक गलती यह हो गई 83वें प्रश्न में, और यह गलती थी साथियों कि ये घनानंद की पंक्तियां हैं, ना कि बिहारी की, ठीक है। बिहारी दास का दोहा नहीं, घनानंद की पंक्तियां हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे साथियों 89वां प्रश्न है, एक तरफ रचनाएं हैं दूसरी तरफ रचनाकार हैं। दिसंबर 2018 में प्रश्न आ चुका है, बताइए साथियों। अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आलम के लिए, रतन हजारा किसकी पुस्तकें हैं? रसलीन, आलम याकूब खां, रसनिधि और भूषण, ये रचनाकार दिए हैं। साथियों सम्मिलित करें जल्दी, टाइम दे रहा हूँ आपको। क्या आएगा साथियों? बिल्कुल साथियों, अलंकार प्रकाश जो है वो भूषण की रचना है, ठीक है। और अंग दर्पण सभी को मालूम है रसलीन की है, आलम के लिए ये आलम की है, रत्न हजारा यह रसनिधि की पुस्तक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो बता रहे हैं 5 1 2 4, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आगे भी सम्मिलित करना साथियों, यह ध्यान से देखिए तनिक इसको। एक तरफ रचनाएं हैं दूसरी तरफ रचनाकार हैं। भाषा भूषण, अलंकार, पंचाशिका, विष्णु पद कीर्तन, रसविलास, और दूसरी तरफ है मतिराम, पद्माकर, जसवंत भूषण और चिंतामणि और रसनिधि। साथियों बताएं भाषा भूषण, इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि किसके। साथियों ये प्रश्न दिसंबर 2018 में आ चुका है। तो बताएं साथियों कौन सा उत्तर आपको यहाँ पर सही लग रहा है? जी, जब सबको पता है भाषा भूषण यह जसवंत सिंह की है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास अलंकार पंचाशिका ये मतीराम की है, विष्णुपद कीर्तन यह रसनिधि की है, और हमारे पास बचता है अभी रसविलास, सभी जानते हैं कि यह चिंतामणि की है रसविलास, ठीक है। तो हमारा कोड जो है वो 3 आ जाएगा, यानी 3 मलसी आ जाएगा, 3 1 5 4, ठीक है। 3 1 5 4 जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। साथियों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, ऋतुकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ बतानी है आपने, सही कूट आपने स्थापित करना है यहाँ पर। ऋतुकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ, पहला उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा उद्घाता आचार्य, या चौथा कवि शिक्षक थे। बताएं साथियों क्या होगा सही उत्तर? ऋतुकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, क्या है? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्घाता आचार्य या कवि शिक्षक। क्या आएगा ABCD में से साथियों बताएं? दिसंबर 2018 में प्रश्न आ चुका है।
तो साथ ही सी ऑप्शन आएगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है। जानिए उद्भावक आचार्य भी हैं, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक भी हैं। आगे चलते हैं हमारे 92वें प्रश्न पर। साथियों ये प्रश्न जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या लगता है इसका उत्तर? ABCD में से बताएं साथियों, बताएं साथियों क्या उत्तर आएगा। मैं यही बता देता हूँ किसकी कौन सी पुस्तक है। रसिक प्रिया आप सभी जानते हैं, केशव दास की है। काव्य विवेक सभी जानते हैं कि चिंतामणि की है। वृत्त कौमुदी सभी जानते हैं, मतीराम की है। द्रोण पर्व ये अगर नहीं पता है तो ये कुलपति मिश्र के। साथी जल्दी बताएं, आज बहुत बड़ी क्लास हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबी चल गई क्लास ये, क्या लगता है? जी बिल्कुल साथी, पहला ही विकल्प आएगा। ठीक है, रसिक प्रिया, काव्य विवेक और वृत्त कौमुदी और द्रोण पर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। 93वां प्रश्न है, निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि। ठीक है, सभी आश्रयदाताओं पर मैं वीडियो बना चुका हूँ रीतिकाल के, तो बताएं साथियों, राजा प्रताप सिंह जो है उसके आश्रय में कौन सा कवि था? चिंतामणि, मतीराम, सोमनाथ या देव? बताएं साथियों, वो वीडियो जरूर देख लीजिए हमारा। प्रताप सिंह के आश्रय में कौन सा कवि था? बताएं साथियों सही उत्तर क्या आएगा। राजा प्रताप सिंह के अधीन कौन सा कवि आश्रित था? प्रताप सिंह भरतपुर के राजा के पुत्र हैं। जी बिल्कुल साथियों, तो सी ऑप्शन आएगा सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ सही उत्तर आएगा साथियों। और बाकायदा मैं सभी रीतिकालीन जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा राजा किस राजा के आश्रय में था। माफ़ करिए, कौन सा कवि किस राजा के आश्रय में था। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। और शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? सोमनाथ, जसवंत सिंह, नेवाज या देव? बताएं। शकुंतला नाटक पता होना चाहिए। जी साथियों बिल्कुल सही, नेवाज। ठीक है, नेवाज का नाटक है रीतिकालीन जो रचनाकार हैं। साथियों इस तरह से हमारे 30 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। कठिन प्रश्न भी थे आज। ठीक है, और अंक हमें आज अपने बता दीजिए। इस तरह से हमने 2730 प्रश्न आज कंप्लीट कर लिए। ये ना रुकने वाली ट्रेन है जो प्रश्नों की चला रहे हैं हम, लगातार चलती रहेगी। और जिस दिन हम एब्सेंट होते हैं या जिस दिन क्लास नहीं लगा पाते हैं उस दिन हम पहले ही अपने कम्युनिटी सेक्शन में मैसेज डाल देते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज आ जाता है कि आज 9 बजे की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी व्यस्त भी हो जाते हैं कई बार, तो क्लास नहीं लग पाती है। तो इस तरह से 30 प्रश्न आज समाप्त हुए। और कहीं ना कहीं आज प्रश्न तो मैं कहूँगा कि लेवल भी था उनका। और यदि आपके 30 में से 20 और 25 भी आ रहे हैं, जब 25 से ऊपर वाले भी रहते हैं अभी, तो बहुत सही अभी जा रहे हैं साथियों आप। और इसी तरह से मेहनत आप करते रहिए। कल 24 सितंबर है और उस दिन यानी कल के दिन को यूनियन का हल्ला बोल भी है। अभी नए मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं वो लारा मंत्री ही हैं। एक लारा, आज पंजाबी में लारे कहते हैं उसको, लारा लगाना किसी को, वही हो गया है। मीटिंग मांगी गई थी, नहीं दी गई है। और 1 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं नए मुख्यमंत्री, लेकिन बात वहीं स्थापित है कि सुन नहीं रहे हैं वो। तो साथियों जो भी होगा देखा जाएगा। अभी हल्ला बोल तो है ही। कल मोहाली के खरड़ में इकट्ठे हो रहे हैं जी। ठीक है, तो ज़रूर साथ दीजिएगा उनका। वीडियो डालकर हम मैसेज देते रहते हैं साथियों। तो आपके अंक आज बहुत सही, जैसे कि रोहित जी मुझे बता रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करते रहें साथियों, आगे बढ़ना है, रोज़ मेहनत करनी है, यूनियन का साथ भी देना है। ठीक है, और संघर्ष ही तो जीवन है, ऐसा तो मैं कहता हूँ हमेशा ही। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों कल। सुरक्षित रहें, धन्यवाद, शुभ रात्रि।